Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपका जो BHIE 141 वाला पेपर है उसके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सेम वीडियो मैंने इंग्लिश में भी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप उस वीडियो को देख सकती हैं। ये वाला जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली मैंने हिंदी मीडियम के लिए बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो चीन के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपने ये पेपर चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं मैं बता दूँ कि ये पेपर आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। अगर आप लोग हमारी वीडियोस से तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि आपकी तैयारी किसी न किसी आसान तरीके से हो जाए, क्योंकि मैं जिन भी टॉपिक को डिस्कस करती हूँ उसको एकदम ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करती हूँ जिससे कि हर एक बच्चे की हेल्प हो सके। और जो मेरा मटेरियल है अगर आप उसके पीडीएफ्स को मैच करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके बुक के मटेरियल से भी मैच करता है। सो यहाँ पे इसका पीडीएफ कैसे आपको मिलेगा वो भी आपको मैं बता दूंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इकाई 2 जो है जिसमें आपका जो टॉपिक है वो अफीम युद्ध वाला टॉपिक है, चीन में अफीम युद्ध। ठीक है, इससे एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफीम युद्ध के कारण बताइए या उसके परिणामों की चर्चा कीजिए, या फिर वो पूछ सकते हैं कि पहला अफीम युद्ध क्यों हुआ था। तो इस तरीके से अगर हम पूरी यूनिट को समझ लेते हैं तो हम इस यूनिट से दिए गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाने के सक्षम हो जाएंगे। सो देखते हैं कि अफीम युद्ध और नानकिंग की संधि के टॉपिक में हमें क्या दिया हुआ है। तो अफीम युद्ध चीन और पश्चिमी देशों के बीच क्या था गाइस? पहला बड़ा संघर्ष था। ठीक है, चीन जस्ट अ मिनट, पहला बड़ा संघर्ष था अफीम युद्ध चीन और पश्चिमी देशों के बीच में। इन युद्धों ने यह दिखाया कि चीन मिलिट्री, प्रौद्योगिकी और राजनीति में कमजोर था। इन युद्धों के बाद पश्चिमी देशों ने चीन को विशेष अधिकार और जमीन देने के लिए मजबूर किया। इन युद्धों ने चीनी साम्राज्य के पतन में भी मदद की। ठीक है, तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आती है कि ये जो आप कह सकते हो कि अफीम जो युद्ध है वो एक तो बड़े बड़े संघर्ष थे। किसके बीच में थे? पश्चिमी देशों में और चाइना के बीच में थे। और यहीं से हम देखते हैं कि चीनी साम्राज्य का जो पतन हुआ, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं युद्धों के कारण हुआ था। साथ ही इन युद्धों ने बदलाव, प्रगति और राष्ट्रीय गौरव के प्रयासों को प्रेरित किया, जिसने बाद में आधुनिक चीन को आकार देने में मदद की। कई लोग मानते हैं कि अफीम युद्ध आधुनिक चीनी इतिहास की शुरुआत को चिन्हित करते हैं, जिससे इनका अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कहते हैं कई लोग कि जो अफीम युद्ध है इन्हीं की वजह से आज जो चाइना इतना ज़्यादा डेवलप हम कह सकते हैं तो वो इन्हीं युद्धों की वजह से है। पहला अफीम युद्ध तब हुआ जब चीन ने अवैध अफीम व्यापार को रोकने की कोशिश की, जिससे नशे की आदत और सामाजिक समस्याएं फैल गई थी। तो हम क्या देखते हैं कि चाइना के जो लोग थे उन्हें नशे की बहुत ही ज़्यादा आदत लग चुकी थी, समाज में समस्याएं हो रही थी। ब्रिटिश व्यापारी इस दवा के प्रमुख आपूर्तिकर्ता थे और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हाथ था वो किनका था? ब्रिटिश व्यापारियों का था कि चाइना के अंदर लोगों को नशे की गंदी आदत लग गई थी। दूसरा युद्ध तब हुआ जब ब्रिटेन ने फ्रांस से चीन में अधिक व्यापार अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की, जिससे अफीम व्यापार को वैध बनाना और चीन में अधिक कानूनी और क्षेत्रीय लाभ प्राप्त करना शामिल था। अब हम यहाँ पे अफीम युद्ध के कुछ कारणों पे चर्चा करेंगे, जैसे कि अफीम के व्यापार। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अफीम एक प्रकार से एक नशीला पदार्थ था जो कि हानिकारक था, पर ब्रिटिशर्स को क्योंकि मुनाफा हो रहा था तो वो इस व्यापार को जारी रखना चाहते थे। दूसरा कारण है व्यापार में असंतुलन। तो चीन के पास जो है ऐसी वस्तुएं थी जो बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य थी, लेकिन वे पश्चिमी देशों के साथ ज़्यादा व्यापार नहीं करना चाहते थे। और ब्रिटेन ने व्यापार का असंतुलन बनाया, यानी कि वो चीन से ज़्यादा खरीद रहे थे। अफीम बेचना इस समस्या को हल करने में मदद करता था, यानी कि वो चीन से खरीदते थे, उसके बदले में चाइना वालों को अफीम दे देते थे। तो इससे चाइना वालों को नुकसान हो रहा था। चीन ने प्रतिरोध किया 1830 के दशक में, जिससे कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्हें गुस्सा आ गया। पश्चिमी देशों की अधिक शक्ति की इच्छा। और यहाँ पे एक और बड़ा कारण है कि जो भी पश्चिमी देश थे, खासकर जो ब्रिटेन है, वो चाहते थे कि चाइना के अंदर, ठीक है, चाइना में जो व्यापार पर मतलब जो प्रतिबंध वगैरह लगा रखे थे वो उसके अपने हित में हो जाए। ब्रिटेन चाहता था कि व्यापार के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा शक्ति हासिल कर सके। संधियां की उन्होंने चाइना के साथ, असमान तौर पे उन्होंने संधियां की। युद्ध के बाद चीन को असमान संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। तो यही सारे कारण थे।
इसका जो PDF है वो डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे BHIE 141 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपको गूगल पे सर्च करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025, और आगे डाल दीजिए हमारी वेबसाइट का नाम हिंदुस्तान नॉलेज, तो आप डायरेक्टली गूगल से जाके भी अपने ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पहला अफीम युद्ध और नानकिंग की संधि क्या है। तो पहला अफीम युद्ध जो है वो चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। ओके, सो यह युद्ध चीन द्वारा अवैध अफीम व्यापार को रोकने की कोशिश के कारण हुआ था, जिससे नशे की समस्या और सामाजिक संकट पैदा हो रहा था। और चीन को अफीम की ये लोग आपूर्ति करते थे, लाभकारी इनको व्यापार को वो जारी रखना चाहते थे। और जब चाइना के अधिकारियों ने इनका विरोध किया, ठीक है, तो अफीम की बड़ी मात्रा को जब्त कर उन्होंने नष्ट कर दिया, तो ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ सैन्य बल भेजा। समझ गए? कब भेजा उन्होंने सैन्य बल? जब उन्होंने बड़ी मात्रा में अफीम को नष्ट कर दिया था। फिर यहाँ पे जब ये युद्ध खत्म हुआ तो एक संधि हुई जिसे हम कहते हैं नानकिंग या नानजिंग की संधि। ये यहाँ पे उसके कुछ मेन प्रावधान दे रखे हैं जो कि आपको एज इट इज़ ही लर्न करने हैं, ये आपको लर्न कर लेने हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये आपको दिए गए होंगे। तो ब्रिटेन को 21 मिलियन चांदी डॉलर की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी, कोहोंग व्यापार प्रणाली की समाप्ति हो गई, और भी कई सारे हैं जैसे कि जो उसके छोटे छोटे शहर मतलब बंदरगाह वगैरह जो थे, तो ब्रिटेन व्यापारियों ने उनको हथिया लिया, हांगकांग का हस्तांतरण कर दिया गया। ये सारी चीज़ें हुई, एक निःशुल्क टैरिफ लगाया गया। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या टॉपिक है। तो अब हम देखेंगे कि अफीम युद्ध की वजह से परिणाम क्या क्या हुए। तो अफीम युद्ध जो हुए वो बड़े बड़े सशस्त्र संघर्ष थे। ठीक है, अब सशस्त्र संघर्ष में किसी का भी फायदा तो होता नहीं है, सबका ही नुकसान होता है। तो ये युद्ध केवल चीन और पश्चिम के बीच संघर्ष नहीं थे, लेकिन इनका संबंध इस कारण है कि अफीम व्यापार दोनों युद्धों का एक प्रमुख कारण था। हालांकि यह एकमात्र कारण नहीं था। पहले युद्ध में कुछ ऐसे अनसुलझे मुद्दे रह गए थे जिसकी वजह से ही दूसरा युद्ध हुआ था। चीनी साम्राज्य हार गया। ठीक है, क्या परिणाम हुआ कि चीन की हार हुई, और चीन और पश्चिम के बीच सैन्य और तकनीकी अंतर को कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया। फिर तत्कालीन परिणाम देखें तो इस युद्ध ने चीन के पश्चिमी शक्तियों के साथ संबंधों को पुनर्गठित किया। यह पुनर्गठन उन संधियों पर आधारित था जिन्होंने दोनों युद्धों को समाप्त किया। और दीर्घकालीन परिणाम देखें, लॉन्ग टर्म, तो चाइना जो है राजनीतिक और आर्थिक रूप से अब कमजोर हो चुका था। चाइना की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा था। अब यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको इस आंसर में इंक्लूड करने हैं, जिसमें आप नानकिंग की संधि के बारे में बताएंगे, कैसे ये संधि असमान थी, ये आपको पूरा डिस्क्राइब करना है कि पहले अफीम युद्ध के बाद चीन को नानकिंग संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, और इससे ब्रिटेन को हांगकांग का नियंत्रण मिला। 5 बंदरगाह व्यापार के लिए खुले और चीन को एक बड़ी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में चुकानी पड़ी थी। ठीक है, क्षेत्रों का नुकसान हुआ चाइना को, अफीम का वैधीकरण, बाद में जो अफीम है उसको बेचना भी उन्होंने लीगल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके यूनिट 2 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसका PDF आप लोगों को ज़रूर डाउनलोड करना है। PDF एकदम आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमारी वेबसाइट से, हिंदुस्तान नॉलेज से। वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कीजिए। आप लोग चाहें तो उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज अपने फ़ोन से किसी भी डिवाइस से भी पढ़ सकते हैं। अब है आपकी इकाई 12, जिसमें आपको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताना है। कम्युनिस्ट पार्टी से भी एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है, सो आपको बिल्कुल इसकी तैयारी करते चलना है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उदय और गतिविधियों पर एक निबंध लिखिए। दूसरा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर एक टिप्पणी लिखिए। तो बेसिकली जो है आपको अपनी यूनिट 12 की जानकारी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी गणराज्य चीन की संस्थापक और शासन राजनीति की एक पार्टी है, और इसे 1921 में स्थापित किया गया था। और अगर हम इसकी आइडियोलॉजी की बात करें तो मार्क्सवादी लेनिनवादी आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं। और इस पार्टी ने चाइना में जो क्रांति हुई थी उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी माओ जेडोंग के नेतृत्व में। ठीक है, चीन जब एक गणराज्य बना तो ये पार्टी का बहुत बड़ा उसके अंदर एक रोल है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ आपको समझनी है कि वहाँ पर हम एकल पार्टी शासन देख सकते हैं। एकल पार्टी शासन का मतलब है कि जो CPC है वो ही एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसे चीन में सत्ता में रहने की अनुमति है। यह सभी स्तरों पर सरकार को नियंत्रित करती है, और अन्य राजनीतिक दल इसके नेतृत्व के तहत सलाहकार रूप में रहते हैं। तो यानी कि मेन जो है ये पार्टी वहाँ पर है, बाकी के कोई भी जो दल हैं वो इसके अंतर्गत ही रहते हैं, इससे नीचे ही वो रहते हैं।
मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा यानी कि जो कार्ल मार्क्स हैं और व्लादिमीर लेनिन हैं, उनके विचारों को ये जो है पार्टी फॉलो करती है। ये पार्टी चाहती है वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज को बनाना, जहां उत्पादन के साधनों को लोग नियंत्रित करते हैं। समय के साथ पार्टी ने चीनी समाजवाद के तत्वों को भी अपनाया, विशेष रूप से डेंग श्याओपिंग और बाद के नेताओं के नेतृत्व में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण की। तो हालांकि चीन ने बाजार सुधारों को अपनाया है और एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति बन गया है, फिर भी सीपीसी देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर कड़ा नियंत्रण बनाकर रखती है। और आज हम देखें तो आज भी चीन में एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में जो है सीपीसी है, वो विदेशी संबंधों, ठीक है, आर्थिक रणनीतियों को आकार देती है। शी जिनपिंग उसका नेतृत्व अभी फिलहाल करते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उदय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ना पूरा एक शॉर्ट में पूरी आपको टाइमलाइन दे रखी है, इसकी शुरुआत से लेकर अभी तक ये पूरा आपको समझना है। तो मई 4 जो आंदोलन है और मार्क्सवादी विचारधाराएं हैं, इनके बारे में आपको समझना है कि मई 4 जो आंदोलन 1990 में हुआ था, वह पहला बड़ा घटनाक्रम था जिसने चीनी बुद्धिजीवियों के बीच मार्क्सवादी विचारधाराओं को प्रस्तुत किया, ठीक है। और इस आंदोलन के दौरान बने अध्ययन समूह चीन में मार्क्सवादी विचारों के प्रसार के पहले संगठित प्रयास थे। तो ये जो है मई 4 वाले आंदोलन के बारे में आपको ज़रूर डिस्क्राइब करना है। फिर 1920 की गर्मियों में विभिन्न हिस्सों में कम्युनिस्ट राजनीतिक संगठनों का भी गठन किया गया था, ठीक है। संघाई में पहले कम्युनिस्ट समूह की स्थापना चैन दुक्सियो ने की थी। चैन दुक्सियो ने इस समूह का आधिकारिक अंग न्यू यूथ भी लॉन्च किया। सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और समर्थन, ये जो पार्टी है इसको इंटरनेशनल लेवल से भी समर्थन मिलता है। वैश्विक कम्युनिस्टिक जो संगठन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल संगठन है, वहाँ से इसको सपोर्ट मिलता है। फिर बीजिंग में कम्युनिस्ट समूहों का गठन इसने किया। मार्क्सवादी समाचार पत्रों का इसने प्रकाशन शुरू किया। तो 1920 से संघाई समूहों ने द वर्ल्ड ऑफ लेबर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। जनवरी 1921 तक इस पत्र के 23 अंक प्रकाशित हो चुके थे। पेचिंग में ली दजाओ ने द वॉइस ऑफ लेबरर प्रकाशित किया और कैंटन में कम्युनिस्ट समूह ने द वर्कर्स एंड विमेन एट वर्क प्रकाशित किया। तो ये 2-4 आपको याद कर लेने हैं ताकि आप अपने एग्जाम में इसको लिखें तो टीचर को लगे कि हाँ आपने बुक से भी पढ़ा है। फिर बाकी के भी पॉइंट्स हैं जैसे कि झोउ एनलाई और माओ जेडोंग द्वारा अध्ययन समूहों का आयोजन करते थे ये लोग, जिससे कि मार्क्सवादी विचारों का फैलाव ये करते थे। फ्रांस में जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है सक्रिय रही वहाँ पे, जिससे कि इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत हुए। बुद्धिजीवियों और छात्रों ने भी इस पार्टी का बहुत ज़्यादा समर्थन किया। सीपीसी का पहला कांग्रेस जुलाई 1921 शंघाई में हुआ था। पहली इसकी बैठक की अगर हम बात करें, जो कि पुलिस से बचने के लिए गुप्त रूप से हुई थी, ठीक है। और पुलिस ने स्थल का पता लगाया, जिसके कारण बैठक स्थल को जेजियांग के एक पर्यटक केंद्र के नाव पर स्थानांतरित किया गया था। इस बैठक को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पहला कांग्रेस माना जाता है। प्रतिनिधि और प्रतिनिधित्व की बात करें तो इस कांग्रेस में 12 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो 7 विभिन्न समूहों के 57 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। सीपीसी का गठन जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का निर्णय लिया गया यहीं पर ही, ठीक है। उस दिन जो हम अभी आपको बता रही हूँ मैं ये वाला, कि इन्होंने जुलाई 1921 में अपना पहला कांग्रेस किया, ठीक है। पहला कांग्रेस मींस की अपनी बैठक टाइप आप समझ सकते हो, और वहीं से सीपीसी का गठन हुआ। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी हैं जो कि इस पार्टी पे प्रभाव डालते हैं। चीनी राजनीति में एक नए तत्व का भी परिचय हम देखते हैं। तो सीपीसी ने क्या किया, जब से सीपीसी आई तो चीन की राजनीति में वो एक नए तत्व के रूप में आ गई है। इसने चीनी राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय भूमिका की शुरुआत की, जो बाद में चीनी क्रांति और 1949 में जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना का कारण बनी है। आई होप कि आपको दोनों आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपने नोट्स में से रिवाइज कर लेंगे तो इसके बाद आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।